दीप सिद्धू को रीडिफाइन करके एक और नया चेहरा प्रोड्यूस करना है तो एक अमृतपाल ही आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिस दाढ़ी है, पगड़ी है, अमृत उसने छका हुआ है, सामने आता है। अब ये क्रिएशन में कितने लोग शामिल हैं, उसने खुद कितना किया है, वो सबको सूट करता है। सिमरनजीत सिंह मान को सूट करता है, सेंटर और इसकी एजेंसीज को सूट करता है। हेलो एंड वेलकम, कारवां बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पंजाब के अमृतपाल की और पंजाब की। हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, पंजाब की रिपोर्टर जतिंदर कौर तुड़, जिन्होंने मार्च अंक में अमृतपाल पर एक लंबी स्टोरी की है, और उनका साथ दे रहे हैं कारवां के एग्जीक्यूटिव एडिटर हरतोष सिंह बल, जो पंजाब पर और अन्य मामलों पर लगातार लिख रहे हैं। आइए दोनों से बात करते हैं, समझते हैं अमृतपाल को, समझते हैं पंजाब को। वेलकम, आप दोनों का स्वागत है। शुक्रिया। क्योंकि स्टोरी आपने की है जतिंदर, इसलिए आपसे ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि अमृतपाल कौन है? देखिए, अमृतपाल अगस्त 2022 तक तो कोई भी नहीं थे, ठीक है। ये एक फार्मर्स एजिटेशन के किसान आंदोलन के दौरान एक वारिस पंजाब दे एक दीप सिद्धू थे, जो सिंगर कम टर्न्ड एक्टिविस्ट बने, और फिर फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी इनका उस समय विरोध करा था, जब इन्होंने 26 जनवरी पे लाल किले पे वो झंडा लहराया और ये सब करा। फिर ये जेल जाते हैं, और इन्होंने एक वारिस पंजाब दे नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन फ्लोट करी थी, और दीप सिद्धू ने, और फिर ये जेल से बाहर आते हैं तो इनका एक रोड एक्सीडेंट में देहांत होता है। और तब तक अमृतपाल के बारे में जिस हिसाब से आज उनको देखा जा रहा है, अमृतपाल को एक एज अ ट्रोल समझा जाता था, राइट। अमृतपाल लोगों को बहुत सारे पत्रकारों ने भी मुझे बताया है कि कैसे उनको गालियां दे दे के उनको ट्रोल करते थे, और इन्होंने दीप सिद्धू के सर्कल में भी अपनी ऐसे ही जगह बनाई थी, जब ये उनके साथ ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनकी सपोर्ट करते थे ऐसी बातें करके। लेकिन अनफॉर्चुनेट स्ट्रेंज बात यह है कि उनकी फैमिली ने हमें ये बताया था कि दीप सिद्धू ने एक टाइम पे इनको ब्लॉक भी, मतलब इन्होंने, उनकी फैमिली ने कुछ लोगों को और भी बताया था कि दीप सिद्धू ने एक टाइम पे इनको ब्लॉक भी करा था। और उसके बाद में फिर दीप सिद्धू की देहांत के बाद में सडनली 4 मार्च को एक पंजाब में सिमरनजीत सिंह मान है, जिनका एक श्रोमणी अकाली दल मान नाम का एक पॉलिटिकल फ्रंट है, उनकी पार्टी है, सडनली वो अनाउंस कर देते हैं कि ये अमृतपाल सिंह अब वारिस पंजाब डे के प्रधान हैं। जबकि दीप सिद्धू ने अपने लाइफ टाइम में एक हनेक सिंह उपल फौजी को उनका प्रधान बनाया था, और उनके देहांत के बाद में उन सब के जो एक्टिविस्ट, उनके मेंबर्स थे उनका ऑर्गेनाइजेशन के, उनको ये लग रहा था कि हम इनके भाई को उनका प्रधान बनाएंगे, इनकी फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे। तो ज़्यादातर लोगों को उनके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं पता था कि अमृतपाल कौन है और वो कैसे प्रधान बन गए। और फिर ये अगस्त के लास्ट वीक में 2022 में ये अमृतसर आते हैं, राइट। और वहीं से ये कुछ नहीं से बहुत कुछ बनना शुरू हो जाते हैं। ही एक्चुअली बिकेम अ समबडी फ्रॉम नोबडी, और उसमें एक बहुत बड़ा योगदान वहाँ पे उस समय थोड़े से लोग आते हैं इनको रिसीव करने के लिए। ये दरबार साहब जाते हैं, गोल्डन टेम्पल जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे इनको एक सिरोपा दिया जाता है, जो कि यूजुअली सिख पंथ में किसी ने बहुत ज़्यादा किसी के लिए काम करा हो उनको मिलता है, तो उनको 5 प्यारों में से एक प्यारा ने उनको एक सिरोपा देते हैं। और वहीं से इनकी कहानी शुरू हो जाती है कि ये, इनको पहले ही एज्यूम करा जाता है कि बहुत बड़े लीडर हैं, जबकि इनका कोई नाम नहीं था, कुछ नहीं था, और मीडिया वाले इनके पास भागते हैं इनकी इंटरव्यू करने के लिए। और फिर धीरे धीरे और सडनली ऐसा बोला जाता है कि ये अब रिपोर्ट्स मीडिया में आती हैं, कौन देता है कि जी सेंटर से एजेंसीज बोल रही हैं कि इसके ऊपर नज़र रखी है, पंजाब पुलिस इसके ऊपर नज़र रख रही है, लेकिन करता कुछ नहीं है ये। तो ये ऐसे अमृतपाल आते हैं, फिर इनको इनको ऑलरेडी वारिस पंजाब डे को तो इनको बोल ही दिया गया होता है, और उस समय ये उस स्वरूप में नहीं होते जैसे आज घूम रहे हैं। ये एक नॉर्मल बाल कटे हुए वाले सरदार थे, सिख थे, इनका पूरा नाम अमृतपाल सिंह संधू है। फिर ये इनको एक जगह पे जाके इनको अमृत संचार करा जाता है। उसके बाद में फिर बस ये हर जगह अखबारों में है, और सबसे बड़े तब बन गए जब इन्होंने, जैसे दिख रहा था कि इनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है नहीं मासेस में, और जैसे ये दिख रहा था कि मतलब ज़्यादा इनको पब्लिक सपोर्ट नहीं है, सडनली एक अजनाला में इंसिडेंट होता है जिसमें कि एक पुलिस स्टेशन पे लिटरली कब्जा हो जाता है, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स भी घायल होते हैं, पुलिस वाले घायल होते हैं। फिर वहाँ से ये और बड़े लीडर बन जाते हैं। उनकी डिमांड क्या है जतिंदर?
उनकी डिमांड एक्चुअली ही वो ये बोलते हैं कि सिख गुलाम हैं भारत सरकार के, और हमने गुलामी करी है 150 साल, 50 साल अंग्रेज़ों के नीचे, 100 साल हिंदुओं के नीचे। तो उनको लग रहा है कि एक हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है तो हम भी सिख राष्ट्र लेंगे। तो उनकी डिमांड वैसे तो बोलते हैं कि खालिस्तान हमें चाहिए, ठीक है, पर वो ये भी बोलते हैं, अब वो ये जो डिमांड्स हैं इनको एक ना वो ऐसे परोस रहे हैं कि अगर एक चीज़ दे रहे हैं तो साथ में दूसरी भी दे रहे हैं। तो वो बात करते हैं कि मैं तो नशे छुड़वाने की बात कर रहा हूँ, मैं अमृत संचार की बात कर रहा हूँ, मैं सिखों को धर्म के साथ जोड़ने की बात कर रहा हूँ, और साथ में फिर वो ये बोलते हैं खालिस्तान भी साथ में जोड़ देते हैं। तो जो लोग अब उनके साथ इसलिए जुड़ रहे हैं कि ड्रग्स की बात कर रहे हैं, तो वो साथ में ये भी जुड़ जाता है साथ में। तो ये है। मैं स्टोरी में वापस आऊँगा हरतोष, क्योंकि आप पंजाब पे लगातार लिख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि 70 सालों से बीच बीच में हमेशा एक सेपरेटिस्ट अंडरकरेंट पंजाब में दिखाई देता है, जो कई बार फूटता भी है। वो क्या वजह है, क्या ग्रीवियंसेस है पंजाब में जिसको दिल्ली समझ नहीं पा रही है? देखिए, हर बारी जिस तरह से उभर के आता है तो सेपरेटिस्ट नहीं होता है। कई बारी डिमांड्स बड़े सिंपल होते हैं कि एक नया सूबा चाहिए जो पंजाबी स्पीकिंग सूबा है, उसको आप सेपरेटिस्ट डिमांड की तरफ से नहीं देख सकते हैं। दौर आता है फार्म मूवमेंट का, जो आता है वो भी सेपरेटिस्ट डिमांड नहीं था। सेंटर की तरफ से एक जो परसेप्शन है कि पंजाब की अपनी आइडेंटिटी है और थोड़ी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, वो एक फेडरल ढांचे को लेके कई तरह की लड़ाई है। तो ये जो मिलिटेंसी का भी दौर है, इससे एक मिला जुला दौर है। वो उसका जो एक्सट्रीम आर्टिकुलेशन होता है वो खालिस्तान के तौर पे होता है। वो कई बारी तो एक बारगेनिंग चिप होता है, कई बारी ये एक उसको कोई पंजाब में सीरियसली लेता नहीं है। पहले जो मिलिटेंसी की लहर थी, भिंडरावाले का जो समय था, उस समय भिंडरावाले ने भी कभी खालिस्तान को लेके इतना प्रचार नहीं किया था। पहली बारी आप खुल के जो खालिस्तान का बोलबाला या प्रचार पंजाब में हो रहा है और बार बार अगर कोई दोहरा रहा है तो अमृतपाल ने किया। इसके पहले खालिस्तान को लेके ऐसी कभी बातचीत हुई नहीं है। उसके कारण ये हैं कि उसकी जिम्मेदारी खास करके सीधी इस सरकार पे पड़ती है। एक तो इन्होंने जो हम पंजाबी में लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि एक हवा बना दिया है खालिस्तान का, कि भाई ऑस्ट्रेलिया में प्रचार हो रहा है, कनाडा में प्रचार हो रहा है, वहाँ पे रेफरेंडम हो रहे हैं। भाई आप ये रेफरेंडम के बारे कोई सोचता भी नहीं अगर सेंटर इसको इतनी बड़ी चीज़ नहीं बताता। जब भी कनेडियंस के साथ बातचीत होती है, यूके के साथ बातचीत होती है, उसमें खालिस्तान का मुद्दा आ जाता है। डायस्पोरा में है खालिस्तानी इन्फ्लुएंस है, खालिस्तानी शोर है, पर उसका इन्फ्लुएंस इंडिया में एकदम पंजाब में बहुत मिनिमल था इसके पहले। दूसरी बात ये आ जाती है, इन्होंने एक आइडियोलॉजिकल कारण दे दिया, भाई आप हिंदू राष्ट्र मांगेंगे और बनाना चाहेंगे और खुल के आपके लीडर्स खुद बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो फिर किसी ने मुड़ के कहना है तो फिर सिख राष्ट्र में क्या दिक्कत है। तो ये दोनों चीज़ें, एक तो आप एक क्लाइमेट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ये क्लाइमेट क्यों क्रिएट किया जा रहा है? क्योंकि हो ना हो, जहाँ पे भी एक डिवीज़न फूट पैदा होती है, एक कम्युनल डिवाइड पैदा होती है, एक आर्टिकुलेशन ऑफ आइडेंटिटी होती है, उसका पॉलिटिकल फ़ायदा हमेशा बीजेपी और उनसे जुड़े जितने भी संघ के पूरे जितने विंग्स हैं उन सबको होता है, फ़ायदा होता है। तो एक तरह से आप शुरू से आप सिख मिलिटेंसी की जहाँ तक बात कर रहा हूँ मैं, पंजाबी सूबा मूवमेंट में भी ये बात सही थी फार्म कि जितना एक्सट्रीम वॉइसेस पंजाब में निकलती हैं उसका फ़ायदा हिंदू राइट या रूलिंग गवर्नमेंट, एक तरह कांग्रेस भी उसका उठाया है पहले, और ये सरकार तो खास करके उठाएगी। तो ये एक दूसरे को सूट करते हैं। और जबकि पंजाब की आम जो मेजॉरिटी है वो दोनों जो ये है धड़े हैं इनसे जुड़ी नहीं है, ना वो हिंदू राष्ट्र से जुड़े हुए हैं ना वो सिख राष्ट्र से जुड़े हुए हैं। एक फेडरल ऑटोनॉमी, एक ये परसेप्शन के सेंटर का जो पंजाबी में लफ्ज़ यूज़ होता है, धक्का नहीं होना चाहिए, हमें अपनी फॉर्च्यून्स खुद डिसाइड करनी चाहिए, वो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हमेशा रहा है। पर अगर कोई आज ये कहे कि सेंटर के कारण पंजाब की हालात है, पोस्ट मिलिटेंसी 93 से लेके जो लीडरशिप पंजाब को मिली है वो पंजाब की अपनी लीडरशिप है, वो सिख लीडरशिप ही है। जो
कमियां हैं, नाकामियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो खास करके सिख लीडरशिप की ही प्रॉब्लम्स हैं। चाहे वो रिलीजियस लीडरशिप होए, वो एसजीपीसी की होए, अकाल तख्त की लीडरशिप होए, चाहे अमरिंदर सिंह होए या प्रकाश सिंह बादल होए, ये सब पंजाब के खास करके जट सिख के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ये वही तबका है जो तबका आज कह रहा है कि हमारे साथ जाति हो रही है। जाति तो ये लोग खुद ही कर रहे हैं अपने साथ, एक दूसरे के साथ। हो सकता है कि सेंटर की तरफ से भी और समर्थन मिल सकता था, फिनेंशियल सपोर्ट मिल सकता था। मिलिटेंसी में जो खर्चा पुलिस ने उठाया है वो वेव ऑफ करना चाहिए था, क्योंकि वो एक नेशनल प्रोजेक्ट था। ये चीज़ें नहीं हुई हैं, पर खास करके जिम्मेदारी जो फेलियर ऑफ लीडरशिप है, जो पंजाब के हालात को बदलने का जो एक मुहिम होनी चाहिए, वो सिख, पंजाब के सिख और पॉलिटिकल लीडरशिप की है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, अकाली दल भी शामिल है और रिलीजियस लीडरशिप भी शामिल है। यानी आप कह रहे हैं कि इनकी गलती के कारण हमें ये वॉइसेस सुनाई देती हैं जो डिसेंट। ये इनकी गलतियों के साथ स्पेस क्रिएट होता है एक्सट्रीम लीडरशिप का। सेंटर चाहती है, खास करके बीजेपी की सरकार के, एक्सट्रीम लीडरशिप उभर के आए, क्योंकि आपको मॉडरेट लीडरशिप जो डिमांड्स आर्टिकुलेट करती है, जो आपके सामने खड़ी होती है, फार्म मूवमेंट में भी आपने देखा कि जो डिमांड जब सामने सीधी होती है उसको कम्बैट करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। उसको जब आप लेबल लगा लेते हैं, कोशिश ये आप देखेंगे कि रेड फोर्ट उस दिन की जब बात है जनवरी 26 की, तब भी ये कोशिश की गई थी कि खालिस्तान का धब्बा फार्म मूवमेंट पर लगाया जाए। तो उस धब्बे से वो मूवमेंट को वीकन करना चाहते थे। इस तरह की लीडरशिप जो बीजेपी के बाहर खड़ी रहती है, उससे सेंटर को बड़ी प्रॉब्लम है। मोदी ने बार बार फार्म लीडरशिप को लेके कई चीज़ें कही हैं। ये भी कहा गया कि एक फ्लाईओवर में फंस गए तो मेरी जान को खतरा था। इतनी आसानी से पंजाब में अगर जान को खतरा हो जाता है तो फिर तो ये मजाक बन जाता है। तो ये चीज़ें बार बार उभर के आती हैं। बीजेपी को सूट करता है कि पंजाब में एक एक्सट्रीम वॉइस आवाज़ करती रहे, खालिस्तान का नाम उठा के वो स्टेट के गवर्नमेंट के पीछे लगे रहे। स्टेट की गवर्नमेंट अभी नई गवर्नमेंट है, एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ आई है, पर अभी तक नाकाम रही है। जो भी काम करने हैं, जो एक पंजाब का गवर्नेंस डेफिसिट रहा है पिछले 20-25 साल का, उसको ये सरकार तो फुलफिल नहीं कर पा रही है। जितेंद्र, आपने ड्रग्स पे भी स्टोरी की थी कारवां के लिए। ऐसा दिखता है कि हर सरकार में आने वाला जो भी पार्टी होती है वो प्रॉमिस तो करती है ड्रग्स मैनेस को ख़त्म करने की, या लेकिन कोई नहीं कर पाता है। क्या इन सब से ये सारी वॉइसेस को बल मिल रहा है? देखिए, इनसे कितना बल मिल रहा है। नई सरकार ने भी बोला था कि ड्रग्स ख़त्म हो जाएंगी। ड्रग्स कैसे ख़त्म हुई है? हुई नहीं है ड्रग्स ख़त्म, है ना। जब ये ऐसी चीज़ है जो बिना एक्टिव कनाइवेंस के, बिना लोगों के सरकार में, पुलिस में, हर जगह शामिल हुए चल ही नहीं सकती हैं। रही बात अमृतपाल की खत्म इसके खालिस्तान के एजेंडा की, या इन्होंने जो ऐसी अप्रोच ली है। आप ही की स्टोरी में आपने कहा है ना कि वो ड्रग्स मैनेस के खिलाफ भी बोल रहे हैं, इसलिए मेरा सवाल ये था। वो ड्रग्स मैनेस के खिलाफ बोल रहे हैं, और एक बिकॉज उनको ये पता है कि ये वो मुद्दा है जिसके ऊपर बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गई। इसके ऊपर अकाली सरकार गई, इसी मुद्दे के ऊपर कैप्टन सरकार आती है, कैप्टन अमरिंदर की कांग्रेस सरकार आती है, इसी ही मुद्दे पे कैप्टन अमरिंदर को जाना पड़ता है। इसी ही मुद्दे पे फिर से सीएम की पोस्ट के लिए इतनी खींचातानी होती है। पिछले 2 साल से पंजाब में स्टेबिलिटी तो है ही नहीं, इसी ही मुद्दे पे आप गवर्नमेंट आती है। और ये वो मुद्दा है जिस पे काम करने के लिए, जैसे मेरी कुछ सीनियर पुलिस ऑफिशियल से उस समय बात हुई थी, तो ये मुद्दा एक ड्रग्स का मुद्दा हो गया, एक बेअदबी का जो ये अमृतपाल जी भी उठा रहे हैं। बट ये बोल रहे हैं कि अगर कोई बंदा बेअदबी करता हुआ पकड़ा गया तो उसे पुलिस नहीं, उसे कानूनी, उसे हम सज़ा देंगे। हम कैसे सज़ा देंगे? ये कोई खाप पंचायत है? ये कोई तालिबानी रूल है क्या? और कैसे आप डिसाइड करेंगे कि किसी से सेक्रिलेज हुआ भी है कि नहीं? और ये सेक्रिलेज वाला मुद्दा, ये सारा का सारा, तो ये जैसे आपने बोला कि ये सरकार आने पर भी कुछ नहीं हुआ है किसी भी इशू का। और देखिए, अगर अमृतपाल की भी बात करी जाए, ये सरकार आई है, इन्होंने इसको इतने छोटे से साइज से, है ना, जबकि इसकी कोई रिकॉग्निशन नहीं थी, कोई इनको जानता नहीं था। अब इनको आज की तारीख में इनको जब इन्होंने पुलिस वालों को थाने पे जाके इन्होंने केस कैंसिल कराया अपने बंदों के अगेंस्ट, बल्कि ये खुद भी एक्यूज्ड थे उस केस में, तो एक एक्यूज्ड जाके एक एसएसपी को बोल रहा है कि दूसरा बंदा एक्यूज नहीं है। और वहीं पे देखते देखते केस ख़त्म भी हो जाता है, अदालत को बोल भी दिया जाता है कि ये आप केस ख़त्म कर दीजिए और जो बंदा जेल में है उसको निकाल भी दीजिए। और अदालत ने भी यही पूछा पुलिस से कि तुमने इसको पहले कैसे भिजवा दिया, और फिर बंदा रिलीज़ हो जाता है। अब उसके कारण वो, जैसे वो हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं ना, तो ये इनका साइज़, इनकी जो ये फीलिंग है ना, और बहुत सारे जो फ्रस्ट्रेटेड यूथ है पंजाब का, ठीक है, किसान आंदोलन के बाद में बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे, तो उनको लगता है कि यार ये तो क्या बात है, इसने तो पुलिस को भी काबू कर लिया, तो अब इसके ऊपर इनएक्शन के ऊपर के लिए भी आप गवर्नमेंट ही जिम्मेवार है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने मान लिया
किया, जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि जी सेंटर इसको इनकरेज कर रहा है ना, सेंटर का आदमी है, एजेंसीज का, ऐसी बातें आती हैं। तो स्टेट सरकार क्या कर रही है, स्टेट की पुलिस एजेंसीज क्या कर रही हैं? ठीक है, आप सब बस उसको हर दिन हर जगह उसको पब्लिसिटी मिल रहा है, आप शोर मचा रहे हो। और इवन इस इंसिडेंट के बाद में भी जब ये देखिए, आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि एक थाने पे कब्जा हो जाता है, सी थाने के सामने घेराव, थाने को घेराव करना, थाने के सामने मुजाहरा करना, उसके सामने धरना देना अलग बात है, लेकिन थाने के ऊपर कब्जा होना ये तो मिलिटेंसी के टाइम पर भी नहीं हुआ था, आतंकवाद के टाइम पर पूरा भी नहीं कब्जा हो हुआ गया था, था। पूरा कब्जा है। ठीक है, और वो हुआ भी किसकी आड़ में? गुरु ग्रंथ साहिब की आड़ में, क्योंकि इनको पता है कि 2015 में जब बैबल कला में ऐसा हुआ था, उसके बाद में 2 लोगों को जो पुलिस की गोलियों से मरे थे, उसके बाद में पुलिस भी एक बैकफुट पर आ गई है। और इस सरकार की ऐसी पॉलिसी है, आपकी भी पंजाब में, जैसे मुझे कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने बताया कि उनको एक नया वो दिया गया है, मंत्र दिया गया है, विच इज़ की टेक्टिकल एंगेजमेंट करिए। जहाँ पे भी कोई धरना कर रहा है, जहाँ पे कोई सेक्रेटरीज की बात कर रहा है, आप उसे कुछ मत करिए, आप उसे पकड़िए मत, उसके ऊपर केस मत करिए, बस उसे टेक्टिकली एंगेज करिए, यानी कि उसको बहला फुसला के जब 2-4 दिन धरना दे दो, उसको घर भेज दीजिए। तो ये कोई ऐसी सॉफ्ट अप्रोच इनकी है, और इतने होने के बावजूद आपके पुलिस वाले घायल हो गए, आप किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे। और सीएम का स्टेटमेंट 2 दिन के बाद में आता है, वो भी ट्विटर पे एक वो स्टेटमेंट डालते हैं, ठीक है, और उसके बाद में भी उसमें इस बंदे का नाम नहीं लिया जाता। ऐसे जो ये सिख धार्मिक ऑर्गेनाइजेशंस है, अकाल तख्त जत्थेदार हैं, अब गुरु ग्रंथ साहिब को लेके ऐसा हालत हो गई कि लोग उसको पहले लोग मैरिज पैलेस में लेके जाते थे, शादियां होती थी गुरु ग्रंथ साहिब की प्रेजेंस में, वो सब बंद हो गया है। ठीक है, और एक सत्कार कमेटी है सारे पंजाब में, जो जगह जगह पे बोलते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब का अच्छे से सत्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वरना लोगों के घर से गुरु ग्रंथ साहिब उठा के ले जाते हैं। ठीक है, तो अब इतना कुछ है, और अकाल तख्त जत्थेदार इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे। ठीक है, अगर श्रोमणी अकाली दल के ऊपर कुछ हो जाता है तो जत्थेदार आराम से बोल देते हैं कि पंथ के ऊपर हमला हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में एक 15 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है, जो अपने हिसाब से एक रिपोर्ट देती है। वो रिपोर्ट कब खुलेगी, कब ये लोग बोलेंगे? तो आप समझ रहे हो कि इन ऐसे अमृतपाल के ऊपर आने में, खालिस्तान का एजेंडा रिवाइव होने में ये सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है, और ये सूट करता है सबको। वरना पुलिस क्या काम करेगी, पंजाब सरकार क्या काम करेगी, और अमृतपाल जैसे लोग आके क्या काम करेंगे? मैं, क्योंकि यूथ का आपने नाम लिया, तो आपकी स्टोरी जो भिंडरावाले पे मई 2014 की कवर स्टोरी है, उसमें आपने कहा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ उसके बाद एक समृद्धि तो आई, लेकिन एक गैर बराबरी भी पैदा हुई, जिससे एक डिसेंट पैदा हुआ, और उसका फ़ायदा हम मतलब मोबिलाइज़ करने के लिए भिंडरावाले को हो जाता है। वो अभी भी क्या उतनी ही गैर बराबरी है क्या पंजाब में? देखिए, आपको ये चीज़ बार बार दिखती है कि हम लोग अक्सर जब भारत को एनालाइज करते हैं कास्ट और क्लास के टर्म्स में देखते हैं, और ज़रूरी चीज़ भी है ये देखना, उसके बिना आप कुछ समझ नहीं सकते। पर कई बारी एक ही डोमिनेंट कास्ट के अंदर भी एक तनाव पैदा होते हैं डिफरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। तो ये एक इंटरप्ले कास्ट और क्लास का है, जिसके पास हमारे पास कोई बेसिस नहीं है इसको स्टडी करना, पर पंजाब में ये साफ दिखता है। ग्रीन रेवोल्यूशन ने एक तबके को काफ़ी हद तक समृद्ध बनाया है, जैसे आपने बोला है, उनको फ़ायदा हुआ है, स्टेट के साथ जुड़े हैं, फौज में गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में गए हैं। हम लोग खुद, आई थिंक जितेंद्र और मैं, उस समृद्धि के एक प्रोडक्ट हैं जिनको स्टेट के एसोसिएशन से फ़ायदा हुआ है, ज़रूर हुआ है। और इसमें एक छोटा किसान था जिनके पास ज़मीन कम थी, उनको इस समृद्धि से बाहर रखा गया है, और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन या ये जो गैप था, इस पे स्टेट की इंटरवेंशन से कुछ भी कभी हुआ नहीं है। ये गैप आर्टिकुलेट होता है जब आप भिंडरावाले के लहर को देखते हैं कि भिंडरावाले जो था, और ये बात खास करके आती है कि आप ब्लू स्टार के 2 प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं, तो भिंडरावाले भी एक बरार जट था, जो फौज को लीड कर रहा था वो भी एक बरार जट था। दोनों के पर बैकग्राउंड में क्या डिफरेंस था? एक क्लास का डिफरेंस था, एक ही जाति के होते हुए। जनरल बरार की फैमिली 3 जनरेशन से फौज में बड़े पदों पे थी, शायद सैंडहर्स्ट वगैरह, बॉम्बे में पढ़े हैं, उनका क्लिप्ड अंग्रेज़ी एक्सेंट है। दूसरी तरफ भिंडरावाले की फैमिली के पास उतने पैसे नहीं थे कि भिंडरावाले को पाल पोस के बड़ा करें, उसे टकसाल के हवाले कर दिया गया था, क्योंकि वो भिंडरावाले की वहाँ पे को पाला जाए, पोसा जाए, वहीं से वो टकसाल के साथ जुड़ते हैं। ये अंतर है दोनों में, और दोनों के बैकग्राउंड में। तो अगर एक इंडियन स्टेट के साथ खड़ा हुआ है और एक इंडियन स्टेट के खिलाफ खड़ा हुआ है, तो ये दोनों इंडियन स्टेट के फेलियर और सक्सेस के मैनिफेस्टेशन भी हैं, और ये फेलियर काफ़ी ज़्यादा रहा है भिंडरावाले। और
क्योंकि ये कंपैरिजन बार बार आता है तो मैं इसको बस संक्षेप में रखना चाहता हूँ कि भिंडरावाले और अमृतपाल का जो कंपैरिजन है उसमें चार चीज़ें हम भूल जाते हैं। अमृतपाल अपने आप को भिंडरावाले पर मॉडल कर रहा है, पर वो मॉडल जैसे एक एक्टर मॉडल करता है उस तरह से है। भिंडरावाले को हम कहते हैं सेंटर की क्रिएशन थी, नहीं, ये दिल्ली की समझ से वो सेंटर की क्रिएशन थी, पर वो दमदमी टकसाल का हेड था। दमदमी टकसाल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलीजियस बॉडी थी। तो पंजाब या सिख पॉलिटिक्स में भिंडरावाले की सेंट्रलिटी बिना सेंटर के सपोर्ट के पहले से बनी हुई थी। कांग्रेस सरकार ने और भिंडरावाले ने एक दूसरे का इस्तेमाल किया। भिंडरावाले को कांग्रेस ने बनाया नहीं है, इन्होंने एक दूसरे का इस्तेमाल किया, अपने फायदे के लिए किया, और जहां पे दोनों के एम्स बदल गए तो इनके बीच में टकराव शुरू हो गया। वो अकालियों की पूरी कहानी है, वो पूरी कहानी उस समय की है। अमृतपाल ने तो वो किसी दमदमी टकसाल के बैकग्राउंड से नहीं आता है, उसकी क्या कहते हैं, जितना हमें पता चलता है कि ऐसी गुरबानी की वो समझ वो नहीं है, उस तरह की नहीं है। उसने भिंडरावाले की एग्जाम्पल से चीज़ें ज़रूर उठाई हैं, क्योंकि एक एंटी माइग्रेंट सेंटिमेंट भिंडरावाले ने भी वॉइस किया था, एक एंटी हिंदू सेंटिमेंट भी वॉइस किया था, उसके साथ अमृतपाल ने एक एंटी क्रिश्चियन सेंटिमेंट भी। पर ये तो एक एक्टर एक रोल अदा कर रहा है, क्योंकि ये तो कहीं से भी नहीं आया है, इसकी ना कोई रिलीजियस ट्रेनिंग है, ना इसकी कोई रिलीजियस वो सैंक्टिटी है जो ये पोस्ट से आ रहा है। तो ये एक जब 2.0 जो भिंडरावाले को देखते हैं तो एक फिल्म रिप्ले हो रहा है, और इसमें सारे के सारे साथ में मिलके चल रहे हैं, चाहे सेंटर हो, सेंटर की एजेंसीज हों, चाहे आम आदमी पार्टी हो या पुलिस हो। जो हम गवर्नेंस की डेफिसिट की आज जो बात कर रहे हैं, जो जिससे ये छोटे जटों को अभी तक फ़ायदा नहीं मिला है, तो वो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब ये जो दोनों चीज़ें जो अभी जतिंदर ने बात की, बेअदबी की बात की है और ड्रग्स की बात की है। बेअदबी की जो बात है वो सिख सेंटिमेंट से जुड़ी हुई है। सैक्रिलेज, अपनी परसेप्शन जो भी हो बेअदबी जैसे टर्म के साथ, ये पंजाब में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिख सेंटिमेंट से जुड़ी हुई है। दूसरी ड्रग्स की, तो ये तो पंजाब के बॉडी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। गांव गांव में आप घूमिए तो जो एकदम से हॉलो कर रही है अंदर से। दोनों में लोगों का ये मानना है, एक तो हमें जो जस्टिस मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं है, जस्टिस इज नॉट बीइंग सीन टू बी डन। तो पुलिस आपको सैक्रिलेज केसेस का कंप्लीट क्लोजर अच्छे से नहीं दे पा रही है, ड्रग्स के केसेस का भी क्लोजर नहीं दे पा रही है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट समझी जा रही है दोनों में, सैक्रिलेज में भी और ड्रग्स में भी। तीसरी अपनी जो लॉ डिलीवरी मैकेनिज्म है उसकी तरफ से भी इनको कुछ नहीं दिख रहा है। भाई सालों गुजर गए हैं, एक रिपोर्ट ड्रग्स पे प्रिपेयर की हुई है जो अभी तक हाई कोर्ट में पड़ी हुई है, जिसको अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है। तो ये सारी चीज़ों के होते हुए जब आप इफेक्टिव एक्शन नहीं देखते हैं, और इसमें क्या क्या किस किस के नाम नहीं आए हैं, प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस, विक्रम सिंह मजीठिया के, पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो पंजाब के हैं उनके भी कईयों के नाम आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट पुलिस फंक्शनरीज, इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस जो पंजाब हैं, सबके नाम आए हुए हैं। तो ये इस डेफिसिट में जो छोटा जट है, जो गांव में बैठा हुआ है, जिसको अभी जो ग्रोथ अपनी पोस्ट मिलिटेंसी होनी थी, जो चीज़ें होनी चाहिए थी, ये एक एजुकेशन, हेल्थ, रीडिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस जो कुछ नहीं हुआ है, उसको तो यही लगता है कि जो स्टेट ने हमारे साथ पहले हमारे ऊपर हावी हुआ था मिलिटेंसी के समय, जो हमने जब कोशिश की थी, तो उसके ऊपर फिर से जो चीज़ें वो स्टेट की तरफ से देखता है वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, स्टेट इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा है, तो एक सेंटिमेंट पैदा होता है। ये पॉलिटिकल, जैसे जितेंद्र ने जिक्र किया, पॉलिटिकल तौर पे इंगेज होता है ये यूथ, फार्म मूवमेंट के साथ जुड़ता है। कई लड़के जो आज अमृतपाल के साथ घूम रहे हैं, वो कल जैसे अमृतपाल था, उनके बाल कटे हुए थे, वो फार्म मूवमेंट में लेफ्ट के साथ घूम रहे थे, आज उन्हें एक न्यू रिलीजियस जज्बा आ जाता है, क्योंकि एक ये फार्म लीडरशिप या फार्म इशू का भी था कि वो किसी और मूवमेंट में सस्टेन नहीं हुई है। वो जो पॉलिटिकल एक वैक्यूम जो फार्म मूवमेंट फुलफिल कर रही थी, उसको कोई भरने वाला नहीं था, तो एक अमृतपाल पैदा हो गया, या उसको पैदा किया गया है, एक तरह से पैदा किया गया है, कह रहे हैं किया गया है। कहीं ना कहीं से तो एक डिज़ाइन है ना, वो अपने आप से तो बना आदमी नहीं है ना। वो एक साल पहले तक तो वो एकदम, उसकी फोटोज देखिए आप फेसबुक में, तो दीप सिद्धू जैसे लगता था। दीप सिद्धू की क्या प्रॉब्लम थी, वो एक एक्सेंट में बोलते हुए खालिस्तान की बात कर रहा था, सिक्खी से जुड़ा लगता नहीं था। तो भाई आपको दीप सिद्धू को
दीप सिद्धू कहाँ से आता है? बीजेपी की कैंपेन सनी देओल के साथ लड़ रहा है, उसको किसी ने सुना नहीं है। कोई खालिस्तान पे स्टेटमेंट दे देता है तो इनके राइट विंग के ही शायद वो क्या कहते हैं बॉम्बे से जुड़े हुए वो शायद अग्निहोत्री जैसे लोग उसे रीट्वीट कर देते हैं। सडनली दीप सिद्धू का नाम सबको पता चल जाता है। जानते ही नहीं था कौन है ये दीप सिद्धू, ये कहाँ से आता है ये आदमी, इसको कौन बढ़ाता है? पंजाब में इसकी कोई फॉलोइंग नहीं थी, ये तो एक छोटा मोटा एक्टर था जिसको एक क्रिएट कर गया। पर उसकी अपनी कमियां थी। कमियां ये थी कि वो एक सिख पूरी रिलीजियस लीडरशिप। तो अगर आप दीप सिद्धू को रीडिफाइन करके एक और नया चेहरा प्रोड्यूस करना है तो एक अमृतपाल ही आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिस दाढ़ी है, पगड़ी है, अमृत उसने छका हुआ है, सामने आता है। अब ये क्रिएशन में कितने लोग शामिल हैं, उसने खुद कितना किया है, वो सबको सूट करता है। सिमरनजीत सिंह मान को सूट करता है, सेंटर और इसकी एजेंसीज को सूट करता है, आपको सूट नहीं करता है। पर आपको को समझ नहीं है, जिस तरह से वो जितेंद्र ने कहा टैक्टिकल एंगेजमेंट के साथ आप कर रहे हैं, नहीं हो सकता है। वो तो आप उसे बढ़ाई जा रहे हैं, एक बड़ा फिगर बना रहे हैं। हरदोष, मैं आपसे वापस आऊँगा इस व्यापक मुद्दे पर। आपने ईसाइयों पर हमले का भी जिक्र किया है, या ईसाइयों वो क्या घटनाएं हैं, जरा उसके बारे में बताइए। नहीं, ईसाइयों के ऊपर हमले का नहीं, जैसे अब ये आता है, ठीक है, जैसे अभी हरतोष बोल रहे थे दीप सिद्धू को में जो कमियां थी दीप सिद्धू वाले अवतार में। सो लेट्स से कि अलग अलग अवतार हैं जो इंट्रोड्यूस करे गए हैं, ठीक है। तो दीप सिद्धू के अवतार ने हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई नहीं करा था, ठीक है। तो ये वाले अवतार ने वो कर दिया, ठीक है। दीप सिद्धू ने जैसे ये बहुत ज़्यादा ये अभी धर्म के नाम पर जो उन्होंने करा है, या स्टेट के साथ, पुलिस के साथ करा है, ये उन्होंने पंजाब में नहीं करा था। बल्कि दीप सिद्धू के किसी रिश्तेदार ने मुझे बताया था, बहुत ही करीबी रिश्तेदार ने, कि मैम अगर दीप सिद्धू को इन मुद्दों पे पॉलिटिक्स करनी होती या ये सब करना होता तो वो इसका नाम वारिस पंजाब दे नहीं, वारिस सिखों के रख देता, राइट। तो इन्होंने उसका पूरा का पूरा, अच्छा, उसकी जो उस समय पॉपुलैरिटी क्रिएट करी गई थी उस अवतार के लिए, जो उन्होंने बनाया था, वो तो इसको विरासत में मिल गया अमृतपाल को, ठीक है। और उसके बाद में उसके आगे से फिर अब इन्होंने ये ले लिया। तो उसके बाद में इन्होंने क्या करा, एक कुछ अब इन्होंने अलग अलग जगह पे जाके बोला कि जी यूपी, बिहार, हिमाचल और उत्तराखंड से जो भैया आते हैं वो हमें आउट नंबर कर लेंगे पंजाब से, ठीक है। तो अब इन्होंने ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करने थे। उससे क्या हो गया कि इतना लोगों के मन में डर आ गया, ठीक है। देखिए, मिलिटेंसी के टाइम पे लोगों ने भुगता हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो अचानक सब पंजाब में जो भी, जैसे बीजेपी जो ही शायद ये क्रिएट करना चाहते थे, ये वाला फीलिंग कि जी एक हिंदू जो वोट बैंक है, जो हिंदूज़ हैं, दे शुड फील कि यार ये हमारा नहीं है भैया, ठीक है, हम सिख से अलग हो गए, हम पंजाब से अलग हो गए, हम यहाँ पे सेफ़ नहीं हैं। तो वो पूरा का पूरा एक वो पोलराइजेशन हो जाएगी हिंदूज़ की। और तो और इन सब उन चीज़ों से, अब जैसे रेडिकल्स अमृतपाल के साथ नहीं है, तो इवन सिख कम्युनिटी में भी बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है। अल्टीमेटली अब पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो इनके साथ नहीं है, अकालीज इनके साथ नहीं है, कांग्रेस इनके साथ नहीं है, कोई से रिलीजियस लीडर्स इसके साथ नहीं है, रेडिकल लीडर्स इसके साथ नहीं है, अदर देन सिमरनजीत सिंह मान कोई नहीं है इनके साथ, राइट। तो द थिंग इज़ कि एक तरफ इन्होंने हिंदूज़ के बारे में बोला, दूसरी तरफ फिर इन्होंने क्रिश्चियंस के बारे में बोलना शुरू किया कि अगर तुम्हारे गांव में पास्टर्स आ जाएं तो उनको निकाल दो, इसको ऐसे करके निकाल दो, और ये सब करके ना कि ये हमारे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात यह है कि क्रिश्चियंस ने प्रोटेस्ट भी करा एक जगह पे, और जब उन्होंने प्रोटेस्ट करा तो उधर से एक ऐसा होता है कि अमृतसर में एक शिवसेना के नाम की, ऐसे बोलते हैं ना कि नेम लाइक काइंड से ना, शिवसेना के नाम पे अब इतनी सारी पंजाब में शिवसेनाज है, तो लोगों के समझ नहीं आता कि कौन सी शिवसेना की बात करें। तो ऐसे किसी शिवसेना टकसाली, अब किसी की कितना स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन है ना, इधर से टकसाल उठाया, उधर से शिवसेना उठाई। उसके एक रिलीजियस वो हेड थे, सॉरी उसके एक हेड थे उस फ्रंट के, सुधीर सूरी करके। तो उनकी अमृतसर में हत्या होती है, पुलिस वालों के सामने होती है, और जो लड़का करता है उसका नाम संदीप है, और उसको गोली मारी जाती है। और ये टाइम टू टाइम इन्होंने सिखों के जज्बात भी भड़काए थे, ऐसी बात नहीं है। तो उसके बाद में ये देखा जाता है कि फिर ये वीडियोस आते हैं कि संदीप इनसे आशीर्वाद ले रहा है। मतलब दिस इज़ बड़ी बहुत ही अजीब सी बात है कि पहले वो अमृतपाल से जाके मिलता है, उसकी वीडियो बनती है, फिर वो इसको मारता है, फिर वो वीडियो सोशल मीडिया पर आती है, ठीक है। तो अब इससे क्या हो गया कि क्रिश्चियंस की जो बात है कि सडनली आप हैरान रहे, क्रिश्चियनिटी जब ये प्रोटेस्ट हुए थे जालंधर में, तो अगले दिन इनको एक दिन के लिए डिटेन करा गया सिंगा वाले विलेज में। पुलिस ने बोला कि आप पहुँच जाइए, लोगों के जज्बात भड़क जाएंगे। तो उधर से क्या हुआ कि सडनली क्रिश्चियंस के प्रोटेस्ट बंद हो गए। मेरी क्रिश्चियन कुछ लीडर से बात हुई जिन्होंने पहले बोला कि हमने जगह जगह मैडम कंप्लेंट्स दी थी, लेकिन उन कंप्लेंट्स को कुछ हुआ नहीं। बाद में पता चला कि वो कंप्लेंट्स से विड्रॉ कर ली गई।
अब जो क्यों? मुझे पता चला है कि सरकार से लोगों को अप्रोच करा गया, ये बोला गया कि प्लीज़ आप नहीं भड़किए वरना इसका जो उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा। अब उनको ये बोला गया और इसको पर उसे फिर भी एक इसका एक लोगों के मन में डर हो गया, तो एक क्रिश्चियंस टूट गए, हिंदूज टूट गए और विद इन सिख कम्युनिटी ऑल्सो उन्होंने कुछ गुरुद्वारों में जाके ऐसी तोड़ फोड़ करी, वहाँ पे गुंडागर्दी करी, वहाँ पे कुछ बेंचेस लगे हुए थे। तो वो लोग ये बोलते हैं कि बेंचेस, अब सिख पंथ में ये है कि लोग लंगर छकते हैं, नीचे बैठ के छकते हैं, और ये मुद्दा पहले बाहर के विदेशों में भी ऐसा ही हुआ था। तो अब क्या उन्होंने बोला कि जिन लोगों के ऑपरेशंस हुए हैं, जो बुजुर्ग हैं वो नीचे नहीं बैठ सकते, उसके लिए हमने लगाए थे, उन्होंने जाके तोड़फोड़ कर दी। तो विद इन सिख कम्युनिटी ऑल्सो इनको वो भी डिवाइड हो गई है। ऐसी मेरी सत्कार कमेटी के हेड से बात हुई थी, वो भी इनके अगेंस्ट बोल रहे हैं कि इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब यूज़ कर लिया। सो बेसिकली आप देखो कि हर जगह क्रिश्चियंस हो गए, हिंदूज़ हो गए, सिख्स हो गए, हर कोई ही एजिटेटेड फील कर रहा है इनसे, और ये इनका शायद इनका मेन उद्देश्य भी यही था। मेन उद्देश्य है कि पंजाबी जो कम्युनिटी है वहाँ पर एक केओस हो, एक डिवाइड हो, और डिवाइड से जाहिर सी बात है बीजेपी जैसी पार्टियों को फ़ायदा मिलता है। हाँ, तो हिंदू सिख डिवाइड पर भी आपने लिखा है, और हम जैसे हरियाणा के इतिहास को भी पढ़ते हैं तो एक भाषा का डिवाइड उन्होंने क्रिएट किया जो कृत्रिम था, और कहा कि हम हिंदी बोलते पंजाबी नहीं बोलते, और बड़ा चंक पंजाब से छूट के हरियाणा में चला गया। ये हिंदू सिख डिवाइड क्या है और इसका फ़ायदा दिल्ली को कैसे मिलता है या दिल्ली केंद्रित पार्टियों को? देखिए, एक तो हमेशा मैं पंजाब के बाहर किसी से मिलता हूँ ना, तो उनको हमेशा एक ये वहम होता है कि हिंदू सिख बड़े क्लोजली कम्युनल तौर पे, आई मीन कम्युनल हेटेड नहीं, कि एज कम्युनिटीज़ बहुत एक दूसरे से क्लोजली जुड़े हुए हैं। भाई एक टाइम पे बड़े लड़के को सिख बना दिया जाता था। ये अगर कहीं पे हुआ था, ये चीज़ शायद खत्रियों में होती थी। खत्रीज पंजाब का एक बड़ा छोटा परसेंटेज है, बड़े एलीट वेल इन्फॉर्म्ड इंटेलेक्चुअल पैसे वाले लोग हैं, बट वो पंजाब के बहुत छोटा तबका था। जहाँ तक अब एक पंजाब की डेमोग्राफिक्स अगर हम डिफाइन करें तो हिंदूज़ 40% से ज़्यादा हैं, बाकी सिख हैं। दलित 30% हैं, तो वो हिंदू और सिख हैं, दोनों में डिवाइड करते हैं। मेरे को लगता है दलित पॉपुलेशन से मिलती जुलती पॉपुलेशन जटों की है, जो जट सिख्स हैं। जट्स सिर्फ जहाँ पे आपको अबोहर फजिल्का के छोटे इलाके के अलावा जहाँ से झाकड़ आते हैं छोड़ के, जट्स अपने आप को सिख मानते हैं। वो बाल काट लें 3 जनरेशन तक कुछ ना करें, वो बाय बर्थ सिख मानते हैं। वहाँ पे ऐसी कोई प्रथा नहीं थी कि वो अपने आप को कभी हिंदू समझते हैं या उनका बड़ा लड़का हिंदू बनता है, नहीं है, तो ये नहीं थी। जट जो हैं ज़्यादातर रूरल हैं। आप पंजाब की डेमोग्राफिक्स देख लीजिए, अर्बन सिटीज़ जो हैं वो हिंदू मेजॉरिटी सिटीज़ हैं। खास करके जलंधर जैसी शहर में तो शायद 70% हिंदूज हैं। रूरल एरियाज़ में वो परसेंटेज बदल जाती है। तो कंपटीशन डायरेक्ट नहीं है इकोनॉमिक्स के लिए। एक ज़मीन रूरल उस पर डिपेंड करता है, एक अर्बन उस पर बैठता है। तो क्योंकि डायरेक्ट कंपटीशन या क्लैश नहीं है, तो एक सॉर्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस रहती है। आपको एक बहुत बड़ा ये कोई दिल से एक दूसरे से लगे हुए हमेशा ऐसे घूमते हैं, ये बात कभी सच नहीं रही है। ये डिवीज़न स्टार्ट होती है कम से कम उसके पहले जो भी हुए 1890s में आर्य समाज के राइज के साथ, और वहाँ पे सिंह सभा जो सिखों में काम करती है, तब से लेके ये डिवीज़न बढ़ती गई है। जब कुछ तक पार्टीशन में, क्योंकि पार्टीशन के समय जो माहौल ऐसा बना कि एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट, इस्लामोफोबिया सिखों और हिंदुओं में दोनों में आया, और दूसरी तरफ से भी एंटी सिख एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स भी रहे, तो ये डिवीज़न कम हो गई। जब पंजाबी सूबा की मूवमेंट स्टार्ट होती है तो हिंदूज़ अपने आप को, कईयों को एग्जॉर्टेशन होती है कि भाई आप लोग अपने आप को हिंदी भाषी बताइए। वहाँ पे पंजाब के हिंदू वैसे पंजाबी बोलते हैं, ज़्यादातर हिंदू ही बोलने वाले। अब हिंदी का प्रचार बढ़ रहा है, शहरों में खास करके बढ़ रहा है, पर तब भी ज़्यादातर वो पंजाबी भाषी लोग हैं। पर अब उन्होंने ये लिखाई तो उस टाइम पे भी डिवीजन हुआ। मिलिटेंसी के तौर पे जब भिंडरावाले ने टारगेट किया है हिंदूज़ को हेट्रेड के लिए, तो एक मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसमें पंजाब केसरी और अजीत ने दोनों तरफ से भड़काया है। एक हिंदी भाषी अखबार है, एक पंजाबी भाषी है। पंजाबी भाषा को सिखों से आइडेंटिफाई कर दिया, हिंदी को हिंदुओं से आइडेंटिफाई कर दिया। तो ये डिविजन्स हमेशा रहे हैं। अब इस डिवीजन में क्या होता है, जब मिलिटेंट सेंटिमेंट या एक्सट्रीम सेंटिमेंट भड़कता है, तो पंजाब के हिंदू पोस्ट मिलिटेंसी
क्योंकि मिलिटेंसी का एक ये इम्पैक्ट रहा है कि हिंदूज अपने आप को कांग्रेस के साथ सेफ मानते थे इस समय तक, क्योंकि मिलिटेंसी कांग्रेस के समय पे कंट्रोल, तो उनका ग्रेविटेशन बीजेपी की तरफ नहीं था। वो कांग्रेस को नेचुरल पार्टी एज अकालीज की अपोजिशन कांग्रेस को मानते थे, क्योंकि कांग्रेस हिंदू और काफ़ी हद तक सिखों के वोट्स, क्योंकि जैसे जितेंद्र ने कहा दलित सिख जो हैं उनमें काफ़ी डिवीजन है। दलित सिख जो भी हैं वो मिलिटेंट टेंडेंसी के साथ नहीं जाते हैं। उन मिलिटेंट टेंडेंसी जब सिखों में उभरती है, जो कंट्रोल जट सिखों का ज़्यादा होता है इंस्टीट्यूशन पे, तो उसके विक्टिम्स दलित भी रहते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे सिख हो, उसके विक्टिम रहते हैं वो लोग। जट सिखों में हमने पहले जिक्र किया क्लास के डिफरेंसेस हैं, जिसमें कई मिलिटेंट टेंडेंसी के साथ नहीं है। तो मिलिटेंट टेंडेंसी तो एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड, उसका मैक्सिमम एक्सपेंस 5 से 10% से ज़्यादा एट द मैक्सिमम कभी हो नहीं सकता है पंजाब में। मैक्सिमम जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी एक ओवर एस्टिमेट है। तो पर क्योंकि एक ये वोकल और वायलेंस सेगमेंट है, इसके सामने लोगों को बोलने में कतराते हैं। अब इसका फायदा जो होएगा, क्योंकि कांग्रेस कोलैप्स कर गई है, डिसअपियर कर गई है पंजाब के उसमें से, वो अपनी गलतियों के कारण। इस बारी मेरे को लगता है अगर ये एक्सट्रीम सेंटिमेंट बढ़ा तो पहली बारी पंजाब में बीजेपी को एक बढ़ावा मिलेगा जो पहले कभी नहीं मिला हुआ है। वो नहीं तो एज सेकेंड पार्टी टू दी अकालीज वो चलते थे, और नॉर्मल पार्टी फॉर पीपल जो क्या कहते हैं, जिनको एक्सट्रीमिज्म से फिक्र था, वो कांग्रेस के पास जाते थे। अब ये डायनामिक्स बदल गया है, एक आप पिक्चर में आ गया है, उसके कारण भी दिक्कतें। अगर आप मिलिटेंसी को कंट्रोल करते हुए नहीं दिखता है या अमृतपाल के सामने खड़ा नहीं हो सकता है, तो आपके ऊपर से कई लोगों का भरोसा जाएगा। वो भरोसा अब कांग्रेस की तरफ नहीं जाएगा, वो बीजेपी की तरफ जाएगा। ये मेरी रीडिंग है। तो इसमें एक तरफ का पॉलिटिकल एडवांटेज भी बीजेपी देखती है। अब कार्यक्रम के अंत में हैं, प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं कि टाइम हो गया, तो मैं आपसे और आप दोनों से ये सवाल पूछता हूँ कि अमृतपाल जैसी शख्सियत का क्या भविष्य होगा और पंजाब को कैसे असर करेगा? दोनों थोड़े थोड़े संक्षिप्त में बताएं। देखिए, मुझे ना एक तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है, जैसे मेरे कुछ लोगों से बात हुई, पॉलिटिकल लीडर से बात हुई, पुलिस वालों से बात हुई, रेडिकल लीडर्स से बात हुई, जैसे दल खालसा वाले हैं और भी रेडिकल लीडर्स हैं, जिन्होंने बोला कि असली असली होता है और नकली नकली होता है। तो भिंडरावाले की जिस छवि को उसने लोगों को परोसा, मीडिया वालों ने लपक के पकड़ भी लिया है, तो वो बहुत देर नहीं चलने वाली। दूसरी बात है कि जिन लोगों को सरकारें खड़ा करती हैं, एजेंसीज खड़ा करते हैं, वो उनको हम पॉन्स और प्यादे माना जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और वो हमेशा, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी किसी चीज़ को हटाना हो, है ना, उसको यूज़ करके थ्रो करना हो, तो सबसे पहले हम पॉन्स को यूज़ करते हैं किसी भी लड़ाई में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब उसका रोल ख़त्म हो जाएगा, वो जैसी वो काम कर रहा है, उससे गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है, जिससे कि लोगों की सपोर्ट ख़त्म हो रही है, रिलीजियस लीडर्स की सपोर्ट ख़त्म हो रही है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की, रेडिकल लीडर्स की, और यही सब चीज़ें तो हैं किसी भी एक इकोसिस्टम में, पॉलिटिकल इकोसिस्टम में, सरकारों में। तो वो खुद ही अपनी गलतियों से, मुझे लग रहा है कि वो खुद ही सेल्फ डिफ्यूजन वाले मोड में जा रहा है और चला भी जाएगा। और जैसे वो कानून को अपने हाथों में ले रहा है, ये कब तक चलेगा? बिल्कुल। लेकिन हरतोष, क्विकली इसको समअप करते हैं, आपको चिंता नहीं होती कि ऐसी गलती से फिर पंजाब, जहां इतने सारे लोग हैं, वो वैसी एक हिंसा के चक्र में फंस जाएंगे? देखिए, ये बार बार बात होती है। मेरे को नहीं लगता कि पंजाब फिर हिंसा की तरफ जाएगा, पर इतना ज़रूर है कि पंजाब में एक घटना से माहौल बदल जाता है। एक वहाँ पे एक तरीका है जिसमें उत्तेजना बहुत जल्दी पैदा होती है। अमृतपाल एक मरीज़ था जो ख़त्म हो रहा था, पर जैसे कि अजनाला के इंसिडेंट ने उसे वो ग्लूकोज उसको चढ़ा दिया गया है। अब ये बार बार ग्लूकोज कहाँ से चढ़ेगा? आपकी गलतियों से चढ़ेगा, किसी और तरफ से, किसी की मदद से। एक अगर जो वैक्यूम जो ज़रूर अभी खाली है, वो कहाँ तक जाएगा? इसको ये कहना कि एकदम पक्का ख़त्म हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। माहौल पे डिपेंड करेगा। मेरे को नहीं लगता ये माहौल वायलेंस की तरफ जाएगा। मेरे को लगता है पॉलिटिकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत अपने आप को रिस्टोर करेगी कि, पर पंजाब की डायनामिक्स जो बाकी भारत में, ये जो नफ़रत की लहर जो चल रही है, ये जो हिंदुत्व का बकवास जो बार बार चल रहा है, जो हिंदुत्ववादी जो सोच चल रही है, उसका रिएक्शन पंजाब में पैदा करेगा। वो रिएक्शन अगर अमृतपाल ना संभाले, कोई और ज़रूर संभालेगा। और कोई इंटेलेक्चुअल तुक
मोदी और उसके सपोर्टर्स के पास फिर नहीं रह जाता है कि वो खालिस्तान या सिख रेडिकलिज्म के बारे कुछ कह सके। उसके अगेंस्ट बोलने वाले सिर्फ हम रह जाते हैं जो कहते हैं कि मोदी खतरनाक है, गलत है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और हम ही कह सकते हैं कि ये रेडिकलिज्म गलत है। जब तक मोदी जैसे लोग यहाँ पे बढ़ेंगे तो पंजाब में दिक्कतें बढ़ेंगी। हरतोष, आपकी इसी बात के साथ आज की बातचीत को समाप्त करते हैं। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जाना। थैंक यू वेरी मच। हरतोष की और जतिंदर की स्टोरीज़ आप हमारी वेबसाइट में जाकर भी पढ़ सकते हैं। दोनों की स्टोरी हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में उपलब्ध है। और अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारी वेबसाइट caravanmagazine.in पर जाकर मैगज़ीन सब्सक्राइब कीजिए और हमें कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि सच्चे मीडिया को चाहिए सच्चे दोस्त।